और जब हम छोटे थे तो हमने देखा था कि बहुत जगह महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके पास नहीं होती। सिर्फ वही महिला वर्किंग वुमेन नहीं है जो घर से बाहर जाके जॉब कर रही है। जो महिला घर में रहती है, घर को संभालती है, जिनको हम होम मेकर बोलते हैं, वो भी इक्वली ही एक वर्किंग वुमेन है। देखिए, अगर हम पॉश एक्ट की बात करते हैं, ये एक्ट तो आया है 2013 में, पर इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। अच्छा, कोई भी महिला काम करने के लिए कहीं जाती है, वर्क प्लेस पर जाती है और वहाँ पर उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेशली जो राइट टू इक्वालिटी है, और जो कहीं पे भी पसंद की जगह पे अपना काम करना, अपने हिसाब से अपना ट्रेड चलाना, ऑक्यूपेशन करना, ये जो राइट्स हैं, इनका वायलेशन है। आपने बोली कि बहुत से केसेस में ऐसा ही देखा गया है कि महिला फाइनली परेशान होकर वो नौकरी छोड़ ही देती है। पॉश एक्ट ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगता है, वो हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगता है। चाहे महिला उस लोकल कंप्लेंट कमेटी में जाकर के उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है, और उसको लगता है आईसीसी में उसको जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, तो उस केस में वो महिला एलसीसी में जाकर के भी कंप्लेंट कर सकती है। जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो एक्ट आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट के नेचर का है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में आएगा। कि पिंच करके लोग निकल जाते हैं महिला को, या उनको पुश करके, धक्का देके अपनी तरफ प्रेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल कांटेक्ट की तरफ में आती हैं। फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, उनको बार बार से एडवांसेस देने, उनको बार बार अपने कैबिन में ज़बरदस्ती बुलाना, इस तरह की चीज़ें आपकी फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस में आती है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हर वर्किंग महिला का अधिकार है। वर्कप्लेस पर हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी महिला की ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कोई भी औरत बहुत ही जिम्मेदारी और सपनों के साथ घर से बाहर काम करने निकलती है, और अगर उसके साथ कोई भी हैरेसमेंट या अभद्र व्यवहार होता है तो वो केवल उसकी शारीरिक ही नहीं, मानसिक और वित्तीय नुकसान भी उसे पहुंचाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2013 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, जिसका नाम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 बनाया। आइए जानते हैं उसी कानून के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू। आज हमारे साथ हैं सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर एंड डायरेक्टर एट सर्वोदय मानव से मानवता तक फाउंडेशन और एकेडमिशियन और फेमिनिस्ट डॉक्टर प्रिंसी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रिंसी आपका। प्लीज बताइए कि आपकी संस्था क्या करती है और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है पॉश, वो एग्जैक्टली है क्या? बिल्कुल, देखिए, बहुत समय से, जब मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं ह्यूमन काइंड के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो खुद का गुजारा अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि आज भी हमारे देश में महिलाओं की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है। और जब हम छोटे थे तो हमने देखा था कि बहुत जगह महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके पास नहीं होती। तब से मेरे मन में एक विचार था कि इनके उत्थान के लिए हम लोग कुछ कर सकें, और धीरे धीरे वो चीज़ सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक ही नहीं रह गई। आगे भी हमने देखा कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहा है या कोई पुरुष भी अगर है, तो बहुत सी पीड़ाएं, बहुत सी तकलीफ वो अपनी लाइफ में झेलते हैं। तो हमारी जो फाउंडेशन है उसका उद्देश्य यही है कि हम बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल होकर के काम करते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, या समाज का अन्य वर्ग, जिसको आज के टाइम में हम अनदर जेंडर भी बोलते हैं, अदर जेंडर भी बोलते हैं, हम उन सब के उत्थान के लिए काम करते हैं। जी, तो डॉक्टर प्रिंसी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वो किस तरह के होते हैं? बिल्कुल, देखिए, जब हम वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं तो कोई भी महिला अगर वो काम करने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग वुमेन, हालांकि मैं इस टर्म से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ वही महिला वर्किंग वुमेन नहीं है जो घर से बाहर जाके जॉब कर रही है। जो महिला घर में रहती है, घर को संभालती है, जिनको हम होम मेकर बोलते हैं, वो भी इक्वली ही एक वर्किंग वुमेन है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, हम पॉश की दृष्टि से कह सकते हैं कि कोई भी महिला जब वो जॉब करने के लिए घर से बाहर निकलती है, किस कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलती है, और वहाँ पर उस कार्यस्थल पर उसके साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार होता है जो कि सेक्सुअल इन नेचर है, उसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की श्रेणी में रखते हैं। तो डॉक्टर प्रिंसी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि पॉश की ज़रूरत एक्चुअली पड़ी क्यों और कब ये शुरुआत हुई इसकी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पॉश एक्ट की बात करते हैं, ये एक्ट तो आया है 2013 में, पर इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। अच्छा, 1991 में एक गांव था, उस गांव में एक महिला रहती थी, राजस्थान का गांव था, जिनका नाम था भवरी देवी। भवरी देवी सरकार के द्वारा ही अपॉइंटेड एक एजेंट थी, जिनका काम था कि उस गांव में जाकर जो भी बाल विवाह हो रहे हैं उनको रोकना। साथन की पोस्ट पर वो अपॉइंटेड थी।
तो उस गांव में हम सबको पता है कि राजस्थान में, हरियाणा में और इन सब जगहों में बाल विवाह बहुत ज़्यादा पहले भी प्रचलित थे और अभी भी हैं जी। तो उनका काम उसको जब रोकना था तो उसी गांव में 1 साल की एक बच्ची का बाल विवाह हो रहा था। वो बच्ची महज 1 साल की थी। 1 साल? बिल्कुल। तो भवरी देवी ने वहां जाकर के उसको रोकने का प्रयास किया जी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो बाल विवाह तो नहीं रुक पाया, बट उस कम्युनिटी के लोगों ने भवरी देवी जी के साथ एक दुश्मनी सी बांध ली। अच्छा। और वो दुश्मनी इस हद तक बांध ली कि उनका वहाँ पर गैंग रेप किया गया और वो बहुत ही ब्रूटल गैंग रेप था। उसके बाद भवरी देवी ने बहुत से केस किए या बहुत जगह उन्होंने जाकर के एक रिक्वेस्ट करी कि मुझे कोई इंसाफ दिया जाए, बट उनको कोई भी इंसाफ नहीं मिला। तो फाइनली कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें विशाखा ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि जब कोई भी महिला काम करने के लिए कहीं जाती है, वर्क प्लेस पर जाती है और वहाँ पर उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेशली जो राइट टू इक्वालिटी है और जो कहीं पे भी पसंद की जगह पे अपना काम करना, अपने हिसाब से अपना ट्रेड चलाना, ऑक्यूपेशन करना, ये जो राइट्स हैं इनका वायलेशन है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये माना कि हाँ, वर्क प्लेस पे वुमेन का बहुत हरासमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि आर्टिकल 14, 15, 19 इन सब का वायलेशन है, क्योंकि अगर किसी महिला का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो वो खुल के उस जगह काम नहीं कर सकती, उसको काम करने से रोका जाता है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना और बहुत अच्छी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें करी वो 2 चीज़ें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी महिला को एम्प्लॉय कर रहे हो तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस महिला को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए। बिल्कुल। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो कोई लॉ लेकर के आए इस प्रोविजन पर, इस चीज़ के ऊपर, जहाँ पर वुमेन फ्री होकर के काम कर सकें और अगर कल को उनके साथ कोई घटना होती भी है तो उनको प्रॉपर जस्टिस मिल सके। क्योंकि इन चीज़ों का अपने आप में एक बहुत गहरा असर होता है किसी भी महिला के ऊपर। तो अपने आप में, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर सपोर्ट नहीं करेगा तो वो एनवायरनमेंट उसके लिए रहेगा ही नहीं काम करने लायक, और कहीं ना कहीं वो उसको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और वो अक्सर होता भी बिल्कुल वही बात मैं बोलने वाली थी। बिल्कुल ठीक बात आपने बोली कि बहुत से केसेस में ऐसा ही देखा गया है कि महिला फाइनली परेशान होकर वो नौकरी छोड़ ही देती है। तो उसका फाइनेंशियल लॉस है, उसका इमोशनल लॉस है और उसके ऊपर एक तरह से देखिए साइकोलॉजिकली तो उसको इफेक्ट पड़ता ही है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं घर वालों से जब वो सपोर्ट ढूंढती है इन केसेस में तो यही जवाब मिलता है कि घर बैठो, है ना। हाँ, या तुम ऐसे क्यों रहती हो, तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्टिग्मेटाइज करने में बहुत आगे है हमारा समाज। बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रिंसी, जब हम वर्किंग वुमेन की बात करते हैं तो उसमें सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं सभी आ जाती हैं। तो पॉश एक्ट किस किस संस्थाओं पर एप्लीकेबल होता है? देखिए, जब ये पॉश एक्ट बनाया गया ना तो बहुत ध्यान में रख के बनाया गया कि हम किसी भी महिला को छोड़ ना दें जी। तो इसलिए पॉश एक्ट की एप्लीकेबिलिटी का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। पॉश एक्ट ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगता है, वो हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगता है। चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई ऑफिस हो, कोई एनजीओ हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो या फिर वो कोई कॉलेज हो। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि पॉश एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है। बस ये मेजर डिफरेंस है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 10 या 10 से ज़्यादा, तो हम उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। और अगर वहाँ पर 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो ऐसे सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। और वहाँ पर कंप्लेंट करने का जो प्रोसेस है और जो उसकी कंप्लेंट कमेटी बनती है वो अलग अलग होती है। अदरवाइज पॉश एक्ट हर एक के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे कितने से छोटा संस्थान हो या बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। प्रिंसी जी, अब ये बताइए कि जब ऐसे केसेस होते हैं तो एक महिला कहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है? बिल्कुल, तो अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो इसमें 2 सिनेरियो हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें आईसीसी अलग होती है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होता है और एलसीसी होती है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होता है। सो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पर कोई भी केस होता है तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एस्टेब्लिश्ड होती है। उसका एस्टेब्लिशमेंट पहले ही किया जाता है और कोई भी महिला अपनी कंप्लेंट उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जाकर के दे सकती है। जी। जहाँ बात करते हैं हम 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं या फिर सपोज मान लीजिए कोई डोमेस्टिक हेल्पर है जो घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है, उसके साथ भी अगर कोई घटना होती है तो लोकल कंप्लेंट कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की गई है, उनके द्वारा ही स्टैब्लिश की गई है। महिला
उस लोकल कंप्लेंट कमेटी में जा करके उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है। ये भी हो सकता है कि महिला है जिसका जो मेन एम्प्लॉयर है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का या उस बिजनेस का जो ओनर है, उसी ने अगर उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है और उसको लगता है आईसीसी में उसको जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, तो उस केस में वो महिला एलसीसी में जाकर के भी कंप्लेंट कर सकती है। तो अगर वर्क प्लेस पर आपके साथ कुछ ऐसा घट रहा है जिसे आप कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस विभाग पर जाएं या फिर आप पुलिस में जाकर एफआईआर कराएं या वुमेन हेल्पलाइन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये है डॉक्टर प्रिंसी कि वर्क प्लेस पर किस किस तरह के हैरेसमेंट्स होते हैं आमतौर पर? बिल्कुल। सो जब हम हरासमेंट की बात करते हैं वर्क प्लेस पर, तो पॉश ने खुद से ही सेक्सुअल हरासमेंट को, वर्क प्लेस पर होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट को अपने ही एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज एन जो हमारे पॉश एक्ट का है, उसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि बहुत से तरह के हरासमेंट जिनको हम कभी सोचते भी नहीं है कि ये हमारे साथ हो रहा है तो ये हरासमेंट है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। मैं आपको इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी। सेक्सुअल हरासमेंट में रिस्पोंडेंट का, यानी जो व्यक्ति हरास कर रहा है, उसका कोई सा भी एक्ट जो आपके लिए अनवेलकम्ड हो, जिसमें आपको वेलकमिंग नहीं फील हो, जिसमें आप असहज महसूस करें, जेस्चर भी हो सकता कोई भी जेस्चर जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो एक्ट आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट के नेचर का है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में आएगा। एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी। जैसे इसके लिए 3 चीज़ें हम मेन लेते हैं। पहला चीज़ अनवेलकमिंग एक्ट और जेस्चर, दूसरी चीज़ इट हैज़ टू बी सेक्सुअल इन नेचर, और तीसरी चीज़ ये सब्जेक्टिव है। पहली चीज़ जब हम बात करते हैं कि अनवेलकमिंग, तो इसका मतलब होता है कि जब वो हरासमेंट हो रहा है, वो एक्ट जो है, वो जेस्चर जो है, अगर महिला उस जेस्चर से कंफर्टेबल नहीं है, तो वो जेस्चर बिल्कुल हम उसको पॉश की डेफिनेशन में लेते हैं, उसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में लेते हैं। हर एक इंसान के साथ आपका रिलेशन अलग होता है। किसी एम्प्लॉय के साथ आप बहुत क्लोज होते हैं, आपके फैमिलियर रिलेशनशिप होते हैं या फ्रेंडली होते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आप एक इंसान के साथ फ्रेंडली हैं तो दूसरा इंसान भी आपके साथ वैसा बिहेव कर सकता है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको असहज महसूस कराएगी, अनकंफर्टेबल महसूस कराएगी, वो आपकी सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में आएगी, अगर वो एक्ट, वो बिहेवियर, दूसरी कंडीशन सेक्सुअल इन नेचर है। अब कौन सी चीज़ें सेक्सुअल इन नेचर होती हैं, वो भी एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि पहली चीज़ कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट। बहुत से केसेस में आपने ऐसा देखा होगा कि पिंच करके लोग निकल जाते हैं महिला को, या उनको पुश करके, धक्का देके अपनी तरफ प्रेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल कांटेक्ट की तरफ में आती हैं। फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, उनको बार बार से एडवांसेस देने, उनको बार बार अपने कैबिन में ज़बरदस्ती बुलाना, इस तरह की चीज़ें आपकी फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस में आती हैं। उसके बाद कोई भी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, कोई भी बात उनसे ऐसी बोली जाती है जो कि सेक्सुअल नेचर की है। फॉर एग्जाम्पल, किसी महिला के किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर कमेंट करना, उसकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कोई भी ऐसा कमेंट करना जो कि सेक्सुअल इन नेचर है, वो भी आपका सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। उनके आगे कोई भी नॉन वेज जोक जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है, उसको क्रैक करना, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। किसी भी तरह की सेक्सुअल डिमांड करना, कोई भी सेक्सुअल डिमांड की अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करो या समथिंग लाइक दिस, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। किसी भी तरह की पोर्नोग्राफी या कोई भी ऐसा सेक्सुअल कंटेंट दिखाना, एसएमएस पे भेजना, आपके ईमेल्स पर कुछ भी ऐसा भेजना, ये सारी ही चीज़ें जो हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती है। इसके अलावा कोई भी वर्बल, आप बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क दे रहे हैं, या कोई भी नॉन वर्बल, इवन विस्लिंग वगैरह भी, विस्लिंग, बिल्कुल विस्लिंग इसके अंदर आता है। आइज विंकिंग, अगर आप अपनी आंख विंक करते हैं महिला को देख के, वो भी उस कैटेगरी में आता है। नॉन वर्बल के अंदर आप और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। किसी को घूरना, स्टेयर करना, स्टॉक करना, उनके अकाउंट्स को, जो फेसबुक अकाउंट्स हैं, उस पर स्टॉकिंग करना, स्टॉकिंग भी इसके अंदर आता है। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन अपने आप में बहुत वाइड है। ये सभी की सभी चीजें बहुत कॉमन है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई ही महिला होगी जो ये अपने आम जिंदगी में ये फेस नहीं करती। बिल्कुल। तो जब भी हम कभी किसी भी सेशन करने के लिए जाते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो उसके बाद बहुत सी महिलाएं हमें आके बोलती हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं था ये सब चीज़ें भी इस डेफिनेशन में आती हैं और हम कुछ कर सकते हैं। कहते हैं हमें पता ही नहीं था ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में ये सब चीज़ें आती हैं। हमारे साथ तो पता नहीं कितनी बार ऐसा सब कुछ हुआ है, और आई थिंक हम में से सब महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है।
बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं डॉक्टर प्रिंसी। अब सवाल उठता है कि जब हम वर्किंग वुमन की बात करते हैं तो कार्यस्थल कौन कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल, इसको लेकर भी मैं कहूँगी इस एक्ट का स्कोप बहुत बड़ा है। सिर्फ जिस जगह आप ऑफिस है, जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है या जहाँ आप रोज़ जाकर के काम करते हैं, वो ही इंक्लूड नहीं होता है इसके अंदर। बट अगर आपके ओनर ने सपोज या जो आपका एम्प्लॉयर है उन्होंने आपकी कोई कैब फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है और आप कैब से आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो कैब के अंदर भी किसी महिला के साथ कोई व्यवहार होता है तो भी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आएगा और वो वर्क प्लेस की ही डेफिनेशन में आएगा। अच्छा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर कोई महिला, मान लीजिए आज मेरी जॉब गुड़गांव में है बट मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जा कर के मीटिंग करती हूँ, तो वो भी मेरा वर्क प्लेस ही माना जाएगा। उसको हम एक्सटेंडेड वर्क प्लेस कहते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ आप जिस जगह आप जॉब कर रहे हो वही इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इसके अलावा भी आप वर्क के सिलसिले में जहाँ जहाँ जब जब जाएंगे वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो डॉक्टर प्रिंसी की आपने हमें तो बताया कि एक महिला के क्या अधिकार हो सकते हैं, लेकिन महिला जिस जगह काम करने जा रही है, जिस कंपनी में महिला वर्कर्स हैं, उन कंपनी के लिए क्या सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं अपनी महिलाओं को सेफ एनवायरनमेंट देने के तहत? बिल्कुल बिल्कुल, गाइडलाइंस जारी की जाती है और ये गाइडलाइंस सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ के लिए नहीं है जहाँ पर वर्किंग है फीमेल। कोई भी कंपनी, जैसे कि मैंने बताया ना, हर एक एंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल है। हर एक कंपनी के लिए गाइडलाइंस हैं कि वो पहली उनकी ड्यूटी है कि वो अपने यहाँ वुमेन को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी चीज़, वो डिस्प्ले करेंगे जो भी उनके पॉश के रूल्स हैं। वो उनकी आईसीसी अगर गठन की गई है, अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आईसीसी गठन करना बहुत मैंडेटरी है, जिसके अंदर एक एक्सटर्नल मेंबर होना भी बहुत ज़रूरी है। और वो उन सब चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे और साथ के साथ पॉश की ट्रेनिंग सेशंस टाइम टू टाइम उनको जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनके लिए उनको करवाने होंगे। तो ऐसे में अगर जो कंपनियां अपने यहाँ पर पॉस्ट ट्रेनिंग नहीं रन कर रही हैं, प्राइवेट है या सरकारी हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या कुछ प्रावधान है? पॉस्ट ट्रेनिंग स्पेसिफिकली रन करने के अगेंस्ट कोई प्रावधान नहीं है, बट अगर वो आईसीसी फॉर्म नहीं कर रखी है या जो उनको एक एनुअल रिपोर्ट भी हर साल सबमिट करनी होती है, वो सबमिट नहीं कर रहे हैं और आईसीसी नहीं है, तो उसमें 50,000 रुपये तक का जुर्माना उनके अगेंस्ट हो सकता है। अच्छा, तो अगर एक महिला को पता चलता है कि उसकी कंपनी में आईसीसी फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई संस्था इंटरनली है ही नहीं जो महिलाओं के इन इश्यूज को एड्रेस करे, तो वो इस मुद्दे को भी उठा सकती है? बिल्कुल, वो उसको, हर एक महिला को अगर वो कोई नई जॉब भी ज्वाइन करती है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो पहले जाके अपने एम्प्लॉयर से पूछे या जो भी एचआर है उनसे पूछे कि क्या यहाँ पर आईसीसी है, और अगर नहीं है तो उसको ये चीज़ बतानी चाहिए कि पॉश नियम के अधीन आपको आईसीसी फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा एक राइट है, जो कि ना सिर्फ हमें सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस में दिया है, बल्कि पॉश एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने हमें ये लॉ बना के राइट दिया हुआ है और उस पर हमें अपने अधिकारों से जागरूक होना बहुत ज़रूरी है जी, जो कि दोनों के फेवर में है। तो डॉक्टर प्रिंसी, आज जो हमने सब कुछ जाना वो वाकई में बीइंग अ वर्किंग वुमन हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। वर्किंग वुमन वही नहीं है जो एक प्राइवेट फर्म में या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, वो कोई भी महिला हो सकती है जो अपने घर से बाहर कदम रखती है काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सम्मान के साथ। सही बात। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आखिरी में क्या आप कुछ अपने हमारी महिलाओं को सलाह देंगी जो आज तक इन चीज़ों को इग्नोर करती आई हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं हर महिला को ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो वो इस पॉश के नियमों को जाने। जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता होंगे आप कभी भी एक्शन नहीं ले सकती। तो अपने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के जो भी कानून है, जो लॉ है, जो रूल्स हैं, आप उनको जानें। ट्रेनिंग सेशंस अपने एम्प्लॉयर को बोलिए, अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलिए और नो कहना सीखिए। शुरू में ही गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठानी सीखिए। शुरू में ही अगर आप नो कहेंगे तो हिम्मत करना बहुत मुश्किल है दूसरे के लिए, और उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है तो आपके पास पूरे कानूनी अधिकार हैं जिनको आप प्लीज़ यूज़ कीजिए। वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रिंसी, ये बहुत बहुत काम की इन्फॉर्मेशन थी। आशा है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके इस मुद्दे से जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए और ऐसी तमाम और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।